बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम शाहिद साहब से जानेंगे कि पाकिस्तान जिसको आज़ाद हुआ आज 75 साल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान अपना वो अरूज हासिल नहीं कर सका जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने 1940 के दौर में देखा था, जिसकी कायद आज़म की अनथक मेहनत के सबब पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की। लेकिन हमारे से बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गए और हम आज वहीं के वहीं खड़े हैं। एक वक्त में पाकिस्तान को एशियन टाइगर तस्वुर किया जा रहा था फ्यूचर का, लेकिन हम कुछ भी ना बन सके और अपना जो पोटेंशियल है वो हासिल ना कर सके। तो आइए शाहिद साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं जो इसके पीछे कार फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान क्यों अपना पोटेंशियल हासिल नहीं कर सका? देखिए मोहसिन साहब, बात यह है कि ये एक नोहा है पाकिस्तान की आज़ादी से लेके आज तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें कभी आज से 10-12 साल पहले किसी ने बहुत खूबसूरत सवाल उठाया था कि पाकिस्तान ने तो हमको सब कुछ दिया है, जवाबन हमने पाकिस्तान को क्या दिया। ये एक बहुत खूबसूरत सवाल था जिसका जवाब आज तक भी यानी सवालिया निशान है। तो हमने पाकिस्तान के साथ दरअसल आज़ाद भी हमारे आबा अजदाद ने करवाया, और पाकिस्तान की आज भी जो तबाही के ज़िम्मेदार हैं वो भी उन्हीं आबा अजदाद की औलादें हैं और हम ही इसके ज़िम्मेदार हैं। हमने पाकिस्तान को आज तक सिवाय लूट मार के, यानी हमने पाकिस्तान के साथ कोई भलाई नहीं की, कोई नेकी नहीं की। चाहे वो एक आम आदमी हो जिसका जहाँ पे मौका मिलता है वो पाकिस्तान को लूटता है। सिर्फ वो इस वक्त बात करता है पाकिस्तान में खुशहाली के लिए जिसका लूट मार से कोई उसका यानी हाथ नहीं पहुंच रहा है पाकिस्तान लूटने के लिए। वरना जिस इंसान को जहाँ मौका मिलता है, अगर कोई दूध वाले का हाथ हटता है, अगर कोई सब्ज़ी वाले का हाथ हटता है, जहाँ जहाँ वो पाकिस्तान को लूट सकता है, टैक्स चोरी की शक्ल में, बिजली चोरी की शक्ल में, पानी चोरी की शक्ल में, जहाँ जहाँ हम पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं हम उससे गुरेज नहीं करते। और एक बहुत किसी मासूमाना बच्चे से सवाल किया गया कि वो कौन सी चीज़ है जिसको पिछले 70-75 सालों से हम खा रहे हैं लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो बच्चे ने बड़ा मासूमाना से जवाब दिया कि पाकिस्तान, जिसको हम गुज़श्ता 75 साल से लूट कर रहे हैं। और इसमें हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, हमारे फ़ौज के कुछ जर्नैल, कुछ जागीरदार, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ जजेस, ये सारे शामिल हैं। आपने अक्सर सुना होगा, बड़े मशहूर है कि पाकिस्तान में तबाही के जो ज़िम्मेदार हैं वो 3 जीम, उर्दू के हरूफ तर्जीह में से एक जीम हरफ है। तो जीम से चूँकि जज भी बनता है, जीम से जर्नल भी बनता है, जीम से जर्नलिस्ट भी बनता है। तो ये अक्सर माजी में हम जब जवान थे ये बहस सुनते थे कि पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार जज, जर्नैल और जर्नलिस्ट हैं। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं, मैं इससे इत्तफाक़ करता हूँ। लेकिन ये 3 जीम नहीं है, इसमें और भी बहुत से जीम हमें शामिल करने होंगे। मसलन जर्नैलों ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया माजी में, मार्च ला लगा के, जमहूरियत के ऊपर शब खून मार के, और कीमती अराज़ियाँ मुरब्बों के मुरब्बे अपने नाम अलाट करवा कर और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा कर। मैं सब जर्नलों की बात नहीं कर रहा, मैं पाक फ़ौज की बात नहीं कर रहा, मैं चंद उन काली भेड़ों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने फ़ौज के नाम पे इस मुल्क को लूटा। फिर हम आते हैं जजेस की तरफ। तो हम मोहसिन साहब देखें कि माजी में बेशुमार ऐसे जजेस हैं जिन्होंने कानून के नाम पे, हुकूमतों को स्टे देने के नाम पे, हुकूमतों को जारी रखने के नाम पे, हुकूमतों को गिराने के नाम पे ब्रीफ केसेस हासिल किए और इस मुल्क को लूटा और ज़ाती जायदादें बनाई। और मैं आपको क्या क्या बताऊँ, आप किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से कुछ जर्नलिस्ट हैं, आज वो बहुत बड़े नाम हैं। इन लोगों से अगर पूछा जाए कि इनके पास ये पैसा, ये दौलत कहाँ से आई, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो जर्नलिस्ट जो कि एक आम अखबार में मुलाजिम थे और उनकी तनख्वाह कोई उस वक्त लाखों में नहीं थी, हज़ारों में थी, लेकिन उन्होंने ईवान के इक़्तिदारों में अपना डेरा डाल के और हुक्मरानों की खुशामद करके, उनकी जी हजूरी करके। तो ये जीम जो जी हजूरी वाला, ये भी जीम है कि इन्होंने जी हजूरी करके करोड़ों अरबों रुपए उन साफ़ियों ने कमाए। उन बड़े बड़े आज वो एंकर हैं, बड़े बड़े दर्द देते हैं करप्शन के ख़िलाफ़, लेकिन उन लोगों ने भी इस मुल्क को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा मेरे ख्याल अगर 3 जीम के अलावा हम बात करें तो चौथी जीम जागीरदार हैं इस मुल्क के। तो वो जागीरदार जिन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करके और इस मुल्क में बाद में लाखों एकड़ ज़मीनें अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाई और उन पे आज भी वो जो है वो लूट मार और सियासत के अंदर आके उन्होंने अपना एक असर सूख इस्तेमाल करके और आवाम को मुज़ेरा समझते हैं, कमी कमीन समझते हैं, उन लोगों ने भी, और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, उन लोगों ने भी इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। इसमें भी सब जागीरदार शामिल नहीं है। दरअसल जागीरदार होना कोई बुरी बात नहीं है मोहसिन साहब, जागीरदाराना सोच होना जो है वो बुरी बात है। तो ये लोग थे जागीरदार। फिर इसके अंदर अगर आप आए मोहसिन साहब
तो जीम से मैं जहादी मुल्ला जो है, जो जाहिल मुल्ला भी जिसको कहे, मैं असल उलमा कराम की जो उलमा हक़ है उनकी बात नहीं कर रहा। जिन लोगों ने इस मुल्क में दहशत गर्दी को, फ़िरका वाराना फसादात को जन्म दिया है, मैं उन जहादी मुल्ला की बात कर रहा हूँ। जहाद हम पे फ़र्ज़ है, फ़ी सबीलिल्लाह है, जहाद हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन वो जहाद मुशरिकीन के, कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, या जहाँ इस्लाम को ख़तरा हो। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो जहादी मुल्ला नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कहता है जो तुम फ़लाँ मस्जिद में जाकर खुद को हमला करके खुद को फाड़ो, या फ़लाँ मरगाह में जाकर खुद को फाड़ो। तो ये जो जहादी तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें हैं, इसने भी पाकिस्तान की तबाही में बहुत अहम किरदार अदा किया है। शाहिद साहब, ये आपने 5 बड़े जिम का तो तस्करा कर दिया, इसके अलावा आप कुछ समझते हैं मज़ीद कोई अवामिल जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो सफ़र कर रहा हो और अपना जो पोटेंशियल है या जो इसको तरक्की पानी चाहिए थी वो हासिल नहीं कर सका? देखिए मोहसिन साहब, बिल्कुल और भी काफ़ी जीम है। अगर आप मुझसे पूछें, पहली बात तो ये है कि ये जो जीम जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ना, इनकी वजह से पाकिस्तान जीम से जहन्नम बना है। यानी जो जीम से पाकिस्तान को जन्नत बनना चाहिए था वो जन्नत नहीं बना बल्कि जहन्नुम बना। तो इसके अलावा अगर आप देखें जहालत, मैंने कहा जहालत इस मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। हम बांग्लादेश का हम लिटरेसी रेट देखें, शरह ख्वानगी तो 100% है तकरीबन। इंडिया की शरह ख्वानगी देखें, पाकिस्तान से बहुत आगे है। उनके आम देहाती लोग भी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ जो शरह ख्वानगी ना होने के बराबर, हमने तालीम पर तवज्जो नहीं दी, जिस वजह से जीम से जहालत बढ़ी। फिर जीम से आगे हमारे जीम से झगड़े हैं मुल्की लेवल पर, चाहे वो सूबाई झगड़े हैं, चाहे वो मसल की झगड़े हैं, चाहे वो सियासी झगड़े हैं। इन झगड़ों ने भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। आज जो मुल्क में हम शिया सुन्नी को काफिर कह रहा है, सुन्नी शिया को काफिर कह रहा है, देवबंदी अहले हदीस को काफिर कह रहा है, अहले हदीस देवबंदी को, वहाबियों को, बरेलवियों को। ये जो हमारे मसल की और सियासी झगड़े, नून लीग वाला पीटीआई को कोस रहा है, पीटीआई वाला पीपल पार्टी को कोस रहा है, पीपल पार्टी वाला नून लीग को कोस रहा है। ये जो सियासी झगड़े हैं और सूबाइयत के झगड़े हैं, जो बलूचिस्तान सिंध को कसूरवार ठहरा रहा है अपने हकूक़ का, सिंध कहता है पंजाब मेरा हकूक़ आ गया, कालाबाग डैम के ऊपर आप देखें सूबाई झगड़े हैं। तो इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा अगर आप देखें मोहसिन साहब, तो और भी बहुत से जीम से जो जैली मुल्ला है, जैली पीर हैं, और ये लोग जो आमिल हैं जैली, इन्होंने अवाम को, यानी जो इनकी पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तानी कौम को नकारा बना दिया कि जी महबूब आपके कदमों में आपका कारोबार चमकेगा, ये होगा। जैली दीवारें भरी पड़ी हैं पाकिस्तान की जैली आमलों, जैली पीरों। तो हमारा नौजवान जो है वो मेहनत करने के बजाय एक शॉर्टकट के चक्कर में रहता है कि मैं महबूब को किस तरह कदमों में ले आऊँ। उसको हमने चाइना की तरह और दीगर ममालिक की तरह हमारे नौजवानों को हमने तरक्की की तरफ गामदन ही नहीं किया, हमने उनको तालीम के जेवर से रास्ते ही नहीं किया। वो आज भी इस मुल्क को समझते हैं कि लूट मार करके, चोर बाजारी करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं और जीमों की बात करूँ तो इस मुल्क में जीम से जंगल का कानून है। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ये कौम कभी आगे कौम नहीं बन सकती। एक हजूम है, बल्कि अगर जंगल के कानून से मैं कहूँ तो ये कौम एक जानवरों का रेवड़ है। इंसान हम एक जानवर बन चुके हैं। और अगर आपने इमरानियात सोशियोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें इंसान को एक मुआशी जानवर कहा गया है। तो हम एक जानवरों का रेवड़ है जिसके ऊपर जंगल का कानून चल रहा है। अमीर का कानून, अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। और जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक नारा दिया था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो बदकिस्मती से एक पाकिस्तान नहीं बन सका। आज भी पाकिस्तान में दो पाकिस्तान है, अमीरों का अलग पाकिस्तान है, गरीबों का अलग पाकिस्तान है। तो इसमें हमारा जीम से अगर मैं और आगे करूं तो जीम से जुनून है। हमारे जो एक कौम के अंदर जो जुनूनी एक टोला है, जुनूनी सियासी वर्कर जिनको मैं कहता हूं, जो अंधी तकलीद करते हैं, जो जुनून की हद तक नवाज शरीफ साहब से, आसफ जरदारी साहब से, इमरान खान साहब से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, वो उनकी बुराइयों को भी उनकी अच्छाइयों में तस्वर करते हैं। जब तक ये कौम का जुनून ख़त्म नहीं होगा, हम कौम नहीं बन सकते। इसके अलावा अगर आप ये जी हजूरी, मैंने जीम से कहा, इस जीम हजूरी ने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया। हम गलत बात पे भी हुक्मरानों की वाह करते हैं, बजाय उन पर तनकीद करें या उनको कहें कि नहीं इमरान खान साहब यहाँ आप गलत कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब यहाँ आप गलत कर रहे हैं, आसफ जरदारी साहब ये आपने गलत किया है। हम जी हजूरी और हमारे वुज़रा, हमारे MNAs और हमारे MPs, यानी जो बिलावल भुट्टो की दादा नाना की उम्र के MNAs हैं, वो भी बिलावल भुट्टो साहब के सामने और मरियम नवाज साहबा के सामने हाथ बांध के इस तरह खड़े होते जैसे उनके गुलाम हैं। तो ये हमें साहब, आपने जीम से मसाइल तो बहुत सारे गिना दिए जो कि पाकिस्तान के ज़वाल की वजूहात हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी रेमेडी है इसके लिए कि क्या करना होगा पाकिस्तान को ताकि ये तमाम मसाइल जो हैं वो ख़त्म हों पाकिस्तान के? ये मोहसिन साहब बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ इतने जीम पाकिस्तान के ज़वाल के ज़िम्मेदार हैं जिनका मैंने जिक्र किया है,
वही एक जीम जो है उसका और अगर इजाफा कर लें तो मेरे ख्याल में ये तमाम मसाइल काफ़ी हद तक हल किए जा सकते हैं और पाकिस्तान वापस तरक्की की राह पे गामज़न हो सकता है। और वो जीम है कि इन तमाम अनासर जिनका मैंने जिक्र किया, चाहे वो जजेज़ हैं, जर्नैल हैं, जर्नलिस्ट हैं, जागीरदार हैं, जहादी मुल्ला हैं, जो भी जहालत है, इनको जीम से कानून के सामने जवाबदेह बनाया जाए, इनसे जवाब तलबी की जाए, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने पाकिस्तान, इनका एहतसाब किया जाए, कड़ा एहतसाब, और ऐसा एहतसाब जो कौम को नज़र आए। किसी को, चाहे वो अगर 1965 से पहले का रिटायर्ड हो गया जज या कोई जर्नल या कोई जर्नलिस्ट, उनसे भी हिसाब मांगा जाए। और अगर वो कब्रों में चले गए तो उनकी कब्रों को भी उसका एहतसाब का अमल नज़र आए कि उसको एक हम निशान इबरत बनाएं, उनको जो दुनिया से चले गए जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो अगर हम जवाब तलबी करेंगे और हुक्मरान, सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मिल के इनसे जवाब लें, तो फिर जाके मैं समझता हूँ, जो आपने पूछा है कि क्या हाल है, तो पाकिस्तान जीम से जन्नत बनेगा। वरना ये जीम से जहन्नम ही रहेगा जब तक इस मुल्क में जंगल का कानून रहेगा, जब तक जाली जमहूरियत। और मैं आपको ये बताऊँ, जीम से जाली जमहूरियत भी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि हमारे यहाँ हकीकी जमहूरियत आ ही नहीं सकी इस मुल्क में। हमने जमहूरियत का लिबादा उड़ रखा है। जैसे मैंने एक पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, हकीकी जमहूरियत क्या है? हकीकी जमहूरियत में जहाँ जमहूर अवाम को कहते हैं, जहाँ पे अवाम की राय को माना जाए, लेकिन यहाँ अवाम की राय को पस पुश डाल के इस मुल्क के साथ हुक्मरान खेलते हैं और वो जुआ खेलते हैं। जीम से मुझे एक और याद आ गया मोहसिन साहब, जीम से जुआ खेलते हैं हमारे हुक्मरान। हमारे कौमी एसेट्स, हमारे कौमी जो असासे थे, उसको बैरून मुल्क IMF के आगे और दीगर जो बड़े बड़े ममालिक हैं, अमेरिका और बरतानिया, और उनके आगे हम जुए में हार चुके हैं। हमारी मोटरवेज गिरवी हैं, हमारा स्टेट बैंक अभी रिसेंटली आपने देखा गिरवी रख दी गई, तो ये जुए में हारे हैं। ये हमारे हवाई अड्डे, हमारे, यानी क्या क्या मैं बयान करूं इस मुल्क के साथ जो इसकी तकदीर के साथ खेल खेला गया है। तो इस मुल्क के साथ हुक्मरानों ने जुआ खेला। आपने हल तो बड़ा अच्छा बयान किया, जवाब दे, लेकिन इसको कैसे किया जाए? आप किसी जर्नैल को हाथ डालते हैं तो पूरी की पूरी फौज उसको अपने ऊपर हमला समझती है। आप जज के ऊपर सवाल उठाते हैं तो तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। सियासतदानों पे करें तो उनके जुनूनी वर्कर्स जो हैं वो आपको कहीं का नहीं छोड़ते। जर्नलिस्ट पे करें तो वो सारा दिन मीडिया आपको रगड़ रगड़ के नहीं छोड़ता। तो ये किस तरह से जवाबदेह बनाया जा सकता है? देखिए मोहसिन साहब, इसमें मैं समझता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है। किसी हाज़िर सर्विस जज के खिलाफ हम ज़रा सा लब कुशाई करें तो फ़ौरन तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। किसी जनरल के खिलाफ आप थोड़ी सी बात करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ या किसी कोर कमांडर के खिलाफ, तो फौरी आप वो जो चीज़ें मिसिंग पर्सन में शामिल हो जाते हैं और गद्दारी का मुकदमा लग जाता है। इस तरीके से जर्नलिस्ट के खिलाफ बात करेंगे तो रात टॉक शो के अंदर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख देगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूँ एक वाहिद इदारा है कि जो अगर चाहे तो फ़ौज भी उसके आगे खामोशी अख्तियार करती है, उसके आगे साफ़ी भी खामोश रहते हैं, उसके आगे सियासतदान भी खामोश रहते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी ये अहद कर ले कि चलें आप हाज़िर सर्विस जर्नैल को नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर रिटायर्ड होकर जा रहे हैं, उनको अगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेज़ हैं, जो साफ़ी हैं, तो उनको आज आप पूछ सकते हैं। काजी हुसैन अहमद साहब, मोहसिन साहब, आज से 20-25 साल पहले जब वो हयात थे और वो उनका बड़ा मशहूर एक होता था स्लोगन के ज़ालिमों का आज हुसैन अहमद आ रहा है, उन्होंने बड़ी एक्टिव सियासत की। और जमात इस्लामी मैं समझता हूँ वाहिद एक जमात है इस मुल्क में जो जमहूरी रवायात को लेकर चल रही है। गो उनका अभी वोट बैंक इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके यहाँ देखें कि एक निज़ाम है जिस निज़ाम के तहत वो अपना अमीर मुंतखब करते हैं और हर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद उनका अमीर तब्दील होता है। जबकि बाकी सियासी जमातें जो हैं वो एक फैमिली की गुलाम है और वही फैमिली उसके ऊपर, जैसे भुट्टो ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान या दीगर आप देखें। लेकिन शायद इमरान खान साहब की जमात भी इमरान खान साहब के बाद दूसरे लोगों के हाथ में जाएगी एक जमहूरी प्रोसेस के तहत। तो काजी हुसैन अहमद मरहूम साहब उस वक्त कोर कमांडर को करोड़ कमांडर कहा करते थे। आज से 20-22 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। वो कहते थे ये कोर कमांडर नहीं, करोड़ कमांडर है, क्योंकि कोर कमांडर ने DHA के अंदर और उनकी इतनी मरबे और ज़मीनें और गैर कानूनी अलॉटमेंट और प्लॉट्स के CDA के अंदर के वो उनको एक कोर कमांडर जो होता था उस वक्त करोड़ कमांडर होता था। अब तो खैर वो अरबपति हो गए हैं। इस तरीके से जजेस जो है वो अरबपति हैं हमारे यहाँ। जर्नलिस्ट जैसे मैंने बहुत बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अगर आप उनके घर जाके देखें, आलीशान घर देखें, वो TV चैनल्स के मालकान बन गए हैं। और उनके इसके अलावा आप ब्यूरोक्रेट्स को देखें तो मैं समझता हूँ कि अब आज एक जो ब्यूरोक्रेट है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिस तरह काजी हुसैन अहमद साहब ने कहा था कि एक कोर कमांडर इज इक्वल टू करोड़ कमांडर, तो आज का जो एक फेडरल सेक्रेटरी या सूबाई सेक्रेटरी है ब्यूरोक्रेट,
ही इज़ इक्वल टू वन मल्टीनेशनल फैक्ट्री, सेक्ट्री इज इक्वल टू फैक्ट्री, यानी एक मल्टीनेशनल फैक्ट्री जितना मुनाफा कमाती है, एक सेक्ट्री इस वक्त पंजाब हुकूमत में हो या वफाकी हुकूमत में हो या किसी भी सूबे, वो इतनी करप्शन साल में या 4 साल में जब वो सौदे पे रहता है इतनी कर लेता है कि वो एक मल्टीनेशनल सेक्ट्री के बराबर यानी कमाई कर लेता है। तो जब तक अदलिया एहतसाब नहीं करेगी ना, यहाँ नैब भी फेल होगी एहतसाब करने में। नैब सियासी एक इदारा बन गई जो कि सियासतदानों के कहने, हुक्मरानों के कहने पे उनके मुखालफिन का एहतसाब करती है। यहाँ FIA, यहाँ एंटी करप्शन के बारे में पंजाब में एंटी करप्शन कहा जाता है कि वो एंटी है करप्शन की, सबसे बड़ा गढ़ है करप्शन का। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर अहद कर ले और एक ऐसा एहतसाब का अमल साफ शफाफ शुरू करे और रिटायर्ड जजों के, रिटायर्ड जर्नलों को, रिटायर्ड जर्नलिस्ट को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को और जागीरदारों को और जो भी इस मुल्क की लूट मार में उनको एहतसाब करे, उसमें बुलाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन शाह साहब आप क्या नहीं समझते कि जजेस को ये पहला एहतसाब अपने अंदर जो मौजूद काली भेड़े हैं वहाँ से स्टार्ट करना होगा? क्योंकि हमने ये सुन रखा है कि जब तक किसी जज के रीडर को कुछ पैसे ना दिए जाएं तब तक तो वो अगली डेट भी नहीं डालता। तो अगर वहाँ से एहतसाब शुरू नहीं होगा तो फिर आप बाकियों पर किस तरह हाथ डालेंगे? ये बात आपकी सही है, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये भी हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, ये बिल्कुल मेरा आजमाया हुआ है नुस्खा है, मैं भी अदालतों में पेश होता रहा हूँ माजी में, कि ये बदकिस्मती है कि जज के सामने बैठे हुए, यानी सिविल जज, सेशन जज, बल्कि इवन हाई कोर्ट के जज मैंने देखे हैं वो सामने तशरीफ़ फरमा होते हैं और जब वो साहिल का केस सुन के अगली तारीख के लिए साहिल साथ ही बैठे, उनके दाएं बाएं बैठे रीडर के पास जाता है तो वो सामने सबके सामने उसकी मुट्ठी गर्म करता है। वो 500 का नोट हो या 1000 का नोट हो, वो अपनी मर्जी की तारीख लेता है। तो ये जजेस को नज़र आ रहा होता है और बेशुमार जजेस हैं वो शाम जब कोर्ट ख़त्म करते हैं तो वो हम लोग रीडर को बुला के उससे अपना जो 75% शेयर वसूल करते हैं। ये मैं कुछ जजेस की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क में। जुडिशरी को पहले, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पहले जुडिशरी के अंदर ऐसे रिफॉर्म्स लाने होंगे, करप्शन को ख़त्म करना होगा, तो उसके बाद जुडिशरी जो है ना एहतसाब का अमल अगर शुरू करेगी तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। अगर कौम फौज के साथ खड़ी हो सकती है ना मोहसन साहब, तो मैं समझता हूँ एक मौका हमारी जुडिशरी को भी देना चाहिए, कौम को एक मौका, पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी हो जाए और सुप्रीम ये ट्रेंड चलाएं आप सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रेंडिंग में ले जाएं इसको, ट्विटर के ऊपर, कि पूरी कौम इस वक्त जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं जनाब उमर अता बंदियाल साहब, इनसे मुतालबा करे कि जनाब हम पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। आप इमरान खान को टांग दें, आप नवाज शरीफ साहब को टांग दें, आप जरदारी साहब को टांग दें, जिसने इस मुल्क को लूटा है आप उनको हुकूमतों से बाहर कर दें, नाहिल कर दें, उनके ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दें। कौम आपके साथ खड़ी है। आप देखिएगा कि अदलिया के वक़ार में, इज़्ज़त और वक़ार में कितना इजाफा होता है और ये मुल्क जो है जीम से इंशाल्लाह जन्नत बन जाएगा। चले, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, आपने बहुत अच्छा बयान किया पाकिस्तान के मसाइल को और उनके हल के भी असबाब आपने अच्छे तरीके से बयान किए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मत। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे शाहिद साहब की एक और जज्बाती गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारा मकसद सिर्फ जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको उजागर करना है और उसके जो दरपेश मसाइल हैं उनके हल के लिए हम इनसे जानते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो पाकिस्तान में होना शुरू हो जाएं तो पाकिस्तान एक जन्नत बन जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।